डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरा विश्व और हमारा भारत देश कोरोना महामारी से लड़ रहा है और मुझे आशा है कि हम सब मिलकर इस कोरोना महामारी से ज़रूर जीतेंगे। सारे कर्मवीर अपने कार्य में लगे हुए हैं और इसी कार्य में मेरा एक छोटा सा योगदान प्यारे बच्चों, मैं भी एक शिक्षक रूप में देना चाहता हूँ। मुझे पता है कि आपकी पढ़ाई काफ़ी बाधित हो रही है इन दिनों, तो इसी के लिए हमने प्रयास किया है कि आपकी ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की जाएं और इसी से आगे बढ़ते हुए रसायन विज्ञान से संबंधित जितना भी आपका सिलेबस है, चैप्टर्स हैं, वो मैं करवाने का प्रयास करूंगा जब तक कि लॉकडाउन नहीं खुलता है। इस श्रृंखला में हम रसायन विज्ञान के चैप्टर पढ़ेंगे और साथ साथ जो नोट्स होंगे उनकी PDF फाइल भी आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो इसलिए आप सब लोग ध्यान से इस वीडियो को देखें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आज जो मैं पहला चैप्टर आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, वो आपका पहला जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 9, उपसंयोजक यौगिक। आइए शुरू करते हैं। देखिए चैप्टर नंबर 9, उपसंयोजक यौगिक। ये जो चैप्टर है बच्चों, ये बोर्ड परीक्षा में 3 अंक का आता है और इससे संबंधित कोई बड़े प्रश्न नहीं आते हैं, छोटे छोटे प्रश्न आते हैं। तो धीरे धीरे हम इसका सामान्य परिचय लेते हुए चैप्टर में आगे बढ़ जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें जो चीज जानने की आवश्यकता है वो है लवण। लवण जिन्हें हम अंग्रेजी में सॉल्ट भी कहते हैं। और हम सब जानते हैं ये बात कि जो लवण है वो अम्ल और क्षार जब ये आपस में अभिक्रिया करेंगे, आप जानते हैं ये अभिक्रिया कौन सी होती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो इससे ये लवण और जल इसको बना देंगे। तो जो अम्ल है यहां पर हम ले रहे हैं वो है HCl फॉर एग्जाम्पल, और NaOH हो गया क्षार। तो ध्यान दीजिएगा, ये अम्ल और ये क्षार ये आपस में क्रिया करेंगे तो इसका Na पॉजिटिव, इसका Cl नेगेटिव, ये बना देगा, हाँ बिल्कुल सही, NaCl, और बन जाएगा H2। तो ये जो NaCl आया ना, यही क्या है, लवण। अब लवण आपको समझ में आ गया ना। अब लवण के हम क्या ध्यान करेंगे, इसके प्रकार, लवण का वर्गीकरण। लवण का वर्गीकरण, तो देखो प्यारे बच्चों, लवण जो होता है ना वो कुल मिलाकर के 3 प्रकार का होता है। लवण कुल 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा हो गया साधारण लवण, दूसरा हमारा हो गया द्विक लवण। इस द्विक लवण को हम डबल सॉल्ट भी कहते हैं। और तीसरा हमारा हो गया संकुल लवण, और ये हमारे चैप्टर का नाम भी है। इसका दूसरा जो नाम है वो है उपसंयोजक यौगिक, माने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। तो एक बार फिर से बता देता हूं कि लवण जो होते हैं वो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से बनते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, साधारण, द्विक लवण,
संकुल लवण, और इसी को हम जानते हैं उपसंयोजक नाम से। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये जो लवण है ना वो तो हमने देख ली। अब आगे की जो बातें हैं वो हम करेंगे इसमें। यस, तो देखिए सबसे पहले साधारण लवण की हम बात करें तो साधारण लवण के लिए हमेशा ये ध्यान रखना कि ये जो लवण होंगे ना वो जल में पूर्णतया आयनित होंगे। पूर्णतया मतलब क्या है कि ये पूरी तरह से घुल जाएंगे। जैसे कि मान लो आपने पानी ले लिया और पानी में क्या ले लिया, NaCl। NaCl क्या है, एक लवण है ना, तो ये नमक पानी में पूरा घुल जाता है, मतलब अपने आयन में टूट जाता है। तो नमक अपने आयन में टूट जाएगा तो कौन कौन सा आयन प्राप्त होंगे, NaCl अपने आयन में टूट जाएगा, क्या बन जाएगा, Na+ और Cl-। ध्यान देना, मुझे पता है कि क्लास में ये ऑनलाइन चल रही है, लेकिन जब भी आप क्लास ऑनलाइन लेने बैठो तो एक चीज मेरी ध्यान रखना कि आपको अपनी कॉपी जरूर साथ में लेके बैठनी है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है और दोबारा रिवाइज जरूर करना, इसको लिखना, सारी चीजों को लिखना। हाँ, इसमें ये आपके लिए बहुत बड़ा फायदे की बात है कि आप जैसे नॉर्मल क्लास चलती होती है तो उसमें टीचर हमने पढ़ा दिया और आप क्या करते हो भाई, हो सकता है कोई बात सुनी ना हो तो और वो निकल जाएगी, लेकिन इसमें आप फॉरवर्ड भी कर सकते हो, हमें रिफाइंड भी कर सकते हो। तो ये ऑनलाइन क्लास के तो फायदे हैं, तो इसका फायदा लीजिए। तो देखिए दोबारा, तो बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि हमने एग्जाम्पल ले लिया NaCl का। अब ऐसे ही देखिए आप, हमने ले लिया K2SO4, तो K2SO4 किसमें टूट जाएगा, K+, हाँ बिल्कुल सही, और SO4-2 बैलेंस कर दीजिए। पोटेशियम कितने हैं, यहाँ 2 आ जाएगा, SO4 हो गया पूरा। ऐसे ही एल्यूमिनियम सल्फेट देखो, Al2SO4 का थ्राइस। अब इसको आयनित कर लें, इसको, तो देखो एल्यूमिनियम ये कैसे आ जाएगा, Al+3 और SO4 कितना हो जाएगा, SO4-2। एल्यूमिनियम कितने हो गए, 2, ये कितने हो गए, 3, ठीक है ना। ये सब चीजें आपको आनी चाहिए, बैलेंस करना वगैरह सब चीजें, ये आपके विद्युत रासायनिक पाठ आएगा तो वहां न्यूमेरिकल में अपने काम आता है ये सब चीजें। तो ये हो गए साधारण लवण। अब इसी को अपने जब आगे लेके चलें तो साधारण लवण जो है ना, उसका पहला लक्षण तुमने देख लिया, क्या देखा कि ये जल में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, मैंने पानी में पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। और क्या है, अगर ये पानी में पूरी से घोल दिए जाएं तो पूरी से घुल जाते हैं तो अपने में उपस्थित धनायन और ऋणायन का परीक्षण देते हैं। ये अपने को ध्यान रखना है कि साधारण जो लवण होते हैं वो जल में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं और अपने सभी आयनों का परीक्षण देते हैं, मतलब इनका परीक्षण किया जा सकता है। जैसे प्रैक्टिकल आपका होता है ना एग्जाम, उसमें भी आपको लवण दिए जाते हैं और पूछा जाता है बताइए इसमें धनायन कौन सा है, ऋणायन कौन सा है, तो वो पानी में घोलेंगे या किसी और विलायक में, तो वो अगर आयनित हो जाता है ना तभी अपने उसका टेस्ट कर सकते हैं, उससे पहले नहीं, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरे लवण की तरफ। दूसरा लवण आ गया पहले बच्चों हमारा द्विक लवण। द्विक लवण जैसे कि पहले ही बताया मैंने नाम से, क्या कहते हैं इसको, डबल सॉल्ट। अब डबल का मतलब क्या होता है, दो ही तो होता है, और द्विक का मतलब क्या होता है, द्विक का मतलब भी दो होता है। तो ये जो लवण होंगे ना, ये कोई दो साधारण लवणों से मिलकर बने होंगे। जैसे कोई दो साधारण लवण हमने ले लिए और उनको आपस में मिलाया, जैसे कि आप जानते हो फिटकरी होती है, पोटाश एलम फिटकरी होती है ना,
तो फिटकरी का सूत्र क्या होता है भाई, पता है ना तुम्हें, K2SO4 Al2SO4 का थ्राइस डॉट 24H2। तो यहां हम देख रहे हैं इसमें दो साधारण लवण मिले हुए हैं, एक तो पोटेशियम सल्फेट और एक एल्यूमिनियम सल्फेट। तो इन दोनों के मिलने से जो लवण बन गया उसको क्या कहते हैं, द्विक लवण। तो इसके लक्षण भी ऐसे ही होंगे, कैसे, जो साधारण लवण के थे, मतलब ये भी पानी में पूर्णतः घुल जाएंगे और अपने आयनों का पूरा परीक्षण देंगे। ठीक है ना। बहुत सारे लवण हो सकते हैं जो कि द्विक की श्रेणी में आते हैं, जैसे कि मोहर लवण, फेरस अमोनियम सल्फेट, FAS कहते हैं इसको, FAS, फेरस अमोनियम सल्फेट, फेरस अमोनियम सल्फेट, FeSO4 डॉट NH4 का ट्वाइस SO4 डॉट 6H2। तो इनको पानी में घोलेंगे तो ये K+ आयन छोड़ देगा, ये SO4-2 दे देगा, एल्यूमिनियम दे देगा Al+3, मतलब इन आयनों का परीक्षण हो सकता है इसमें। ये जो आपको दिख रहा है तो क्रिस्टल जल है। ठीक है। ऐसे ही फेरस अमोनियम सल्फेट को देखेंगे तो ये कौन सा देगा, Fe+2। ऐसे ही ये कौन सा दे देगा, SO4-2, और ये कौन सा दे देगा, NH4+। अब ये कॉमन आयन है इसमें, ये भी ध्यान रखना। देखो ऊपर भी आप देखो सल्फेट आया ना कॉमन, इधर भी क्या है सल्फेट, ये भी क्या आ गया, कॉमन आयन आ गया। तो द्विक लवण की एक पहचान हो सकती है कि इसमें एक कॉमन आयन तो आपका आएगा ही। ये एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट है, पोटाश आयन भी कहते हैं इसको, और मोहर लवण फेरस अमोनियम सल्फेट, ये एग्जाम्पल परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होते हैं, तो आपको ध्यान रखने चाहिए। अब तीसरा जो अपना आया है वो आ गया उपसंयोजक यौगिक। तीसरे लवण की हम बात करेंगे तो ये आएगा हमारा उप सह संयोजक यौगिक, या इसको संकुल लवण भी कहते हैं, ध्यान रखना, संकुल लवण। अंग्रेजी में ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ऐसे कह देते हैं। संकुल का मतलब क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ऐसे एक नाम इसका क्या हो सकता है, जटिल लवण, ये भी इसको कह सकते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल K4, ये कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है, FeCN6। अब देखो ये अपने पास में आ गया K4 FeCN6, तो ये क्या है, उपसंयोजक यौगिक है। अब हमको हमें कैसे पता लगेगा उपसंयोजक यौगिक है, देखो लक्षणों में क्या होगा, खासियत क्या होगी इसकी, कि अगर इसको अपने पानी में घोलेंगे, मान लीजिए इसको पानी में घोलेंगे, इसको आयन करना चाहेंगे ना, तो ये किसमें टूटेगा, 4K+, और ये आ जाएगा FeCN6-4। दिख रहा है ना आपको। पहले जो हमने साधारण लवण देखे या द्विक लवण देखे, वो क्या हो रहे थे, पूर्णतः आयनित हो रहे थे, मतलब अपने जितने आयन वो दे सकते थे ना, उन सब में टूट गए। लेकिन यहां देखो ये पोटेशियम आयन दे सकता था, दे दिया, ऐसे दे दिया ना, लेकिन ये Fe आयनित नहीं हुआ, ये Cn साइनाइड में आयनित नहीं हुआ, तो ये इसका आयनित नहीं हुआ, ये इसका क्या हो गया, इसका आयनित हो गया। तो ये क्या होते हैं, पूर्णतया आयनित नहीं होते, पूर्णतया आयनित नहीं होते। तो जब पूर्णतः ये आयनित नहीं होंगे तो सीधी सी बात है, इनके सभी आयनों का परीक्षण संभव नहीं होगा। ठीक है। तो दो पहचान आपने बता दी, पहला कि जो संकुल या उपसंयोजक यौगिक होंगे वो दिए गए विलायक में, जल में पूर्णतः आयनित नहीं होगा, और ना ही वो सभी आयनों का परीक्षण देगा। ठीक है। अब देखो यहां हमने इसको कहा कि ये जटिल लवण है,
तो जटिल लवण कहने का क्या मतलब हुआ, यहाँ हमने इसको कह दिया कि उपसंयोजक यौगिक, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका भी कोई मतलब होता होगा, बिल्कुल इसका भी मतलब है, तो वो भी आप देख लीजिए। अब देखिए जो हिस्सा आयनित नहीं हुआ ये वाला ना, इसकी स्ट्रक्चर को अपने देखें तो ये ऐसे आएगी, Fe, साइनाइड कितने लगे हुए हैं 6, 1 2 3 4 5 6, ये ऑक्टाहेड्रल शेप में आ जाएगा, देखो ऐसे, ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई। अष्टफल की संरचना बन गई इसकी ऐसे, ये अष्टफल की संरचना बन गई। अब इसमें मामला क्या है कि ये जो साइनाइड अपना है ना, ये इससे उपसंयोजक आवरण से जुड़ा हुआ है। उपसंयोजक आवरण आपको पता है दाता से ग्राही की ओर तीर लगा के दिखाया जाता है, ये दाता है ये ग्राही है, और ये चार जो दिख रहा है इसको ऐसे लगा सकते हैं यूं। तो अब इसकी स्ट्रक्चर को देख के पता लग रहा है कि जो अगर अपने को एक आयरन निकालना हो या आयन, तो 6 बॉन्ड इससे तोड़ने पड़ेंगे, ठीक है ना, बाकियों में ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो इन्हीं उपसंयोजक आवरण की वजह से इसको अपने ने क्या कह दिया, उपसंयोजक यौगिक, और ये आपके पाठ का नाम हो गया। और इसकी संरचना कैसी हो गई, जटिल, इसीलिए हमने इसको क्या कहा, जटिल यौगिक या संकुल यौगिक। ठीक है, अब आने वाली वीडियो में इसी तरह से आप फॉलो करते रहिए, और जितना पढ़ा दिया उसको आप पढ़ें ध्यान से, ठीक है।